नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का हिंदी है ज़िंदगी समूह में स्वागत करती हूँ और ऋषि शर्मा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आज अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में उद्घोषक हूँ और स्वतंत्र लेखन का कार्य करती हूँ। बच्चों से मुझे एक विशेष लगाव है। बच्चों की कंपनी मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से मुझे बच्चों के लिए और बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। अब तक करीब 400 साढ़े 400 के ऊपर मैं बाल कहानियाँ लिख चुकी हूँ। कहानीशाला के बाद आज पहली बार मैं आपके सामने इस मंच पर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानीशाला में मुझे आप सभी लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा था, जो महीने भर में श्रृंखला चली थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें कहानियाँ भेजी थी और बहुत सारे लोग उसके बाद कहानियाँ लिखने का उन लोगों ने प्रयास किया, कहानियाँ लिखी और उनकी कहानियाँ प्रकाशित हो रही हैं और वो मुझे अभी भी मैसेज करके बताते हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत मैंने की थी, ईश्वर की कृपा से वो सफल हुई और लोगों का इस लेखन के क्षेत्र में जो है रुझान बढ़ा। नमस्कार ऋषि जी, नमस्कार त्रिलोकनाथ जी। और बाल साहित्य के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि बाल साहित्य शब्द दिमाग में पहले ही सब जैसे ही हमारे दिमाग में ये शब्द आता है, हम कहीं सुनते हैं बाल साहित्य बचपन, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये साहित्य जो है, ये लेखन जो है या ये कहानियां जो हैं, ये बच्चों के लिए लिखी गई हैं। बाल साहित्य सदियों से बच्चों के साथ साथ हर जो उम्र होती है, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, उन सबको कहानियां लुभाती हैं। ये बात अलग है कि उनकी रुचियों में अंतर आ जाता है, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उनकी पसंद नापसंद बदल जाती है और इस कारण वे जो कहानियां हैं अपने अपने रुचि के अनुसार पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि देखा गया है कि हर व्यक्ति के अंदर बचपना होता है और हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा जरूर छिपा होता है। तभी जब किसी भी उम्र का व्यक्ति अपने हम उम्र दोस्तों से मिलता है या स्कूल के बच्चों से मिलता है, तो वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है और ये भूल जाता है कि वो कहाँ पर बैठा है, ऑफिस में है या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड में। हम व्यक्ति को अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाते हुए या हंसते हुए जब देखते हैं और तो उनमें से आप देखिएगा कि बचपन की बातें वो लोग अपनी जरूर शेयर करते हैं अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल्स को, अपने प्रिंसिपल को। वो लोग कुछ नहीं भूलते। तो यही होता है बचपन, इतना मासूम, इतना निर्मल, इतना कोमल कि वो किसी भी उम्र में अपने जिसने भी उसे प्यार दिया है वो उन्हें हमेशा याद रखता है। कहानियां सुनना सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। बस यही होता है कि अपने भाग दौड़ की जिंदगी में व्यस्त समय में से कहानियां वो लोग समय निकालते हैं। पर बच्चों को तो आप कभी भी बैठा दीजिए, वो कहानियां सुनना बहुत पसंद करते हैं। छोटा बच्चा जब कहानी सुनता है तो बहुत गौर से सुनता है और इसीलिए जब वो छुटपन में कहानियां सुनता है तो उसे कहानियां बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूंगी, हमारे एक पड़ोसी हैं जिनकी उम्र करीब 55-56 या 60 वर्ष के करीब की है। तो वो अपने नाती पोतियों को वो कहानियां सुनाते हैं जो कहानी उन्होंने बचपन में अपनी दादी नानी से सुनी थी और वह बड़े हंसते हुए बड़े मजे से बताते हैं कि ये कहानियां उन्हें इसलिए याद हैं क्योंकि उनकी दादी जब उन्हें वो कहानियां सुनाती थी या नानी जब उन्हें कहानियां सुनाती थी तो वह उन्हें इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बच्चा मानकर सुनाती थी। तो देखा जाए तो कहानी सुनाना भी एक कला है कि हम जिसे कहानी सुना रहे हैं उसे इतना महत्व दें, उसे इतना महत्वपूर्ण बना दें, इतनी इंपॉर्टेंस दे दें कि वो हमारी कहानी को पूरी तल्लीनता से, हमारी बात को पूरे ध्यान से सुने।
दरअसल कहानियों के माध्यम से ही त्याग, साहस, बलिदान, परिश्रम आदि जो बहुत अच्छे गुण होते हैं, तमाम गुण बच्चे को सिखाए जाते हैं कि सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलने से पाप पड़ता है। ये सब गुण ऐसे जब हम उसको डांट के डपट के सिखाएंगे या बताएंगे तो वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगा। पर जब हम कहानियों के माध्यम से उसे ये बात समझाएंगे तो वह उसको तुरंत सुन लेगा। तो हमने देखा कि जब बच्चा बातों ही बातों में ये सब सीखकर भविष्य में इन गुणों को अपनाता है, तो एक बेहतर इंसान के रूप में समाज में जाना जाता है। आज पचासों उदाहरण ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें बाल साहित्यकारों ने आज के युग के आधुनिक जीवन के मूल्यों को भी अपने साहित्य में उतारने का प्रयास किया है। छोटी छोटी कहानियां मुझे बहुत सारी याद हैं। मेरी कई कहानियों में भी इस प्रकार का उल्लेख आया है और अन्य साहित्यकारों की कहानियों में भी मैंने पढ़ा है कि छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे जब ठंड में ठिठुरते हुए बच्चों को दिखाई पड़ते हैं तो वे उन्हें घर में लाते हैं, उन्हें बोरे या टाट का टुकड़ा जो है वो उड़ा देते हैं और उसके बाद बहुत खुश होते हैं। बच्चा दूध पीता है तो वो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। या फिर किसी जानवर को चोट लग जाती है तो वो अपने घर पर आकर बताते हैं कि मम्मी पापा की मदद से उस जानवर की मदद कर सके। और जो मुझे लगता है कि मदद करना जो है, सहायता करना है, वो कंजक्टिवाइटिस की तरह होता है। अगर एक बच्चा किसी की मदद करता है और वो अपने दोस्त को ये बात बताता है या अपने मम्मी पापा को बताता है, तो जब वह अगली बार किसी को मुसीबत में पड़ा हुआ देखते हैं तो खुद ब खुद उसकी सहायता करने के लिए वो जाते हैं। तो जब मैंने अभी हिंदी शिक्षण मंच पे जब वो पढ़ा था, एक निबंध पढ़ा था श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्या निराश हुआ जाए, उसमें मुझे एक बात से बहुत प्रेरणा मिली कि जब भी हम कोई अच्छाई करते हैं तो ये बात हमें बतानी चाहिए। वैसे मैं अभी तक अच्छाई जो करती थी हमेशा छुप कर करती थी, पर अच्छाई बताने से उसमें लिखा था कि समाज में, लेखक बताते हैं कि समाज में लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छाई करें। जैसे इस ग्रुप में भी ऋषि शर्मा जी आजकल जो सर्दी में ठिठुरते हुए लोगों को कंबल बांट रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो ये जब बताते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़कर सहायता करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसे दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे अगर कम से कम हमें आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सके तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और हमें मोटिवेट करें, समाज के और लोगों को मोटिवेट करें, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं या जो बेसहारा जानवर हैं, उनकी मदद के लिए बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी आगे आए। अब कहानी का जैसे मैं आपको बात बता रही थी, तो मैं एक वर्कशॉप ले रही थी, उसमें कहानी का एक कंपटीशन था। तो बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा पता है, सब कुछ पता है। छोटे छोटे बच्चे थे वो, 6 क्लास के, 7 क्लास के, 8 क्लास के। तो जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वह अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, नासा में जाना चाहते हैं, चांद पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि चांद पर गड्ढे हैं तो कितने सारे गड्ढे हैं। देखिए, बच्चे तो इसीलिए बच्चे कहे जाते हैं। मंगल में पानी है तो कितना सारा पानी है। उसमें से कई बच्चे तो शनि ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता था कि नासा के हबल टेलीस्कोप से जो शनि की तस्वीरें मिली हैं, वहां पर जो उनके छल्ले हैं यानी जो रिंग्स हैं शनि के, वे कैसे दिखते हैं। तो उनके बारे में और वहां के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए ये बच्चे बहुत उत्सुक हैं, जो हमारे आजकल के, जिन्हें हम छोटे छोटे बच्चे समझते हैं। तो उन बच्चों से बात करके मुझे पता लगा कि उन्हें ये पता है कि हबल टेलीस्कोप क्या होता है। चांदी के समान चमकीले रंग के छल्लों में लिपटा हुआ शनि ग्रह भी उन्हें पता है। वही बृहस्पति ग्रह के 4 चांद यानी उपग्रह डायनामिड, कैलेस्टो, आइयो व यूरोपा भी उन्हें पता है। तो मुझे जानकर बहुत आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि हमारे बच्चे आज की तारीख में कितने ज्यादा जागरूक हैं, कितने ज्यादा अवेयर हैं। पहले बच्चा बोर होता था तो कहानी सुन लेता था, आस पड़ोस में जाकर खेल आता था, किताब पढ़ लेता था जैसे कि हम लोग करते थे अपने बचपन में, या लाइब्रेरी से कॉमिक्स ले आते थे, या फिर मैदान में जाकर लड़के जो है वो क्रिकेट खेल लेते थे। पर आजकल का बच्चा तो बोर होता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि बोर क्यों हुआ जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है। वो 24 घंटे व्यस्त हो चुका है। उसके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है और टिकटॉक की दीवानगी तो हम सबको पता है।
मुझे लगता है कि अगर टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ होता तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे होते। इतने वीडियो, इतने जितने हमारे बच्चों ने बनाए हैं, शायद कोई दूसरा बना ही नहीं सकता था, और वो भी बिना कोई टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए। छोटे छोटे बच्चे बच्चे जिन्हें 8 का पहाड़ा नहीं पता, 9 का पहाड़ा नहीं पता, वो टिकटॉक वीडियो में ऐसे एक्सपर्ट मतलब बने हुए हैं, आपसे क्या बताएं। 2-4 बच्चे मेरे पास आते हैं आजकल, ऑनलाइन एग्जाम्स देने होते हैं, तो उनमें से एक बच्चा है वो 5वीं क्लास में है, और जो दूसरा है वो चौथी में है। तो उसको पहाड़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उससे कहा भाई पहाड़े नहीं आ रहे हैं तो कैसे तुम्हारे गणित के सवाल हल होंगे। तो वो चुपचाप रहा। तो दूसरा जो था उसके साथ वाला, टिंगू सा था, छोटा सा, वो बोला इसको वीडियो बनाना बहुत आता है। तो हमने कहा अच्छा पढ़ाई के वीडियो बनाए हैं? कहता नहीं नहीं, पढ़ाई के नहीं, टिकटॉक के वीडियो बनाए हैं। और आप मानोगे कि उसके एक दो नहीं, कम से कम 50 वीडियो हैं। उसको वो सब मतलब बिना कहीं से सीखे हुए वो सीख गया। तो कुल मिलाकर स्मार्टफोन ने बच्चे की जिंदगी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब मैं देखती हूँ कि बच्चों के पास एक बहाना हो गया है कि क्या करें, पढ़ाई करते करते थक गए हैं, क्या दिन रात पढ़ाई करते रहें, इसलिए वीडियो गेम खेल रहे हैं। मतलब अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें मूड फ्रेश करने का पूरा हक है, और इसीलिए हम मोबाइल में जाकर वीडियो गेम खेल रहे हैं। चाहे चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, सिर दर्द होता चला जा रहा है, आंखों में पानी आना, जलन की तो समस्या आम हो गई है। -1 नंबर -4 हो गया है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैंने एक बच्चे से कहा कि अगर तुम्हारी आंखों का नंबर इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है तो तुम आंवले का जूस पिया करो। तो वो बोला मैंने तो जूस पिया था। मैंने कहा अच्छा। और मैं अभी पूरी तरह से खुश भी नहीं हो पाई थी कि वो बोला, और हमने उसको पीते ही औंक दिया। तो और अब हम कभी वो जूस पिएंगे भी नहीं। तो बच्चा एक तरह से नहीं समझ रहा है कि अगर एक बार चश्मा लग जाएगा तो उसका उतरना नामुमकिन हो जाता है। अभी तो मोबाइल की जरूरत है, ऐसा कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, जब तक ये वायरस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जान है तो जहान है। पर इसके अलावा अगर सब परिस्थितियां पहले की तरह ठीक हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जो मोबाइल फोन है उसका सबसे जरूरी काम बातचीत करना है। वो घर में वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं आया है, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। कई लोग होते हैं जो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी बताते हैं। एक लेडी है, उन्होंने कहा कि अरे आपको पता है हमारा 3 साल का नाती बहुत बुद्धिमान है। तो मैंने पूछा अच्छा क्या मतलब, क्या उसने ऐसा कर लिया? तो उन्होंने कहा अरे इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि हमको मोबाइल के कोई फंक्शन नहीं आते हैं, वो सारे के सारे दबा लेता है, बटन टक 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 कर लेता है और हमको बता देता है। तो अरे वो तो सब बता ही देगा। अगर किसी बच्चे के हाथ में खाना खाने से लेके और रोने से लेके और हंसने से लेके उसको चुप कराने का सारा साधन अगर एक मोबाइल फोन हो गया है, तो यही बच्चा मतलब मुझे तो लगता है 8-10 साल तक मोबाइल बनाना ही ना सीख जाए अपना। तो ये तो हमें रोकना पड़ेगा। अगर ये उसकी जगह, बच्चे को मोबाइल की जगह उसको अगर आपने हाथ में किताब पकड़ाई होती या कोई कहानी पढ़कर सुनाई होती, पर कहानी सुनाने का तो समय ही नहीं रह गया है। इतना समय अगर होता कि बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाई जा सके, तो बच्चों में किताब पढ़ने का, पुस्तकें पढ़ने का और कहानी पढ़ने का शौक हर घर में, समझिए हर बच्चे को होता। आप उसको मोबाइल की जगह अगर किताब देते तो वह एक किताब पढ़ता, उसको खत्म करता और दूसरी आपसे जरूर मांगता, और इस तरह से उसकी आदत पड़ जाती। आज हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग अपने बच्चों को कहानियां और कविताएं नहीं सुना पा रहे, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है। मैं कितने ही घरों में देखती हूँ जहां पर कविताओं की सीडी लगाई जाती है, कहानी की सीडी लगाई जाती है, यूट्यूब लगा दिया जाता है और बच्चों को बैठा दिया जाता है, और कहा जाता है कि हमारा बच्चा तब तक खाना नहीं खाता है जब तक वो यूट्यूब का वो जो एनिमेशन वीडियो है वो नहीं देख ले। अरे हम लोगों ने भी खाना खाया है, हमारे से जो पहले लोग थे उन लोगों ने भी खाना खाया ही है। कोई ऐसे बिना खाना खाए इतना बड़ा नहीं हो गया है। बस ये है, आदत की बात है। आप बच्चों को बैठा के कहानियां सुनाइए, बच्चा खाना खाएगा। मुझे याद आता है मेरी बेटी थी जब छोटी थी, 2.5 साल की, 3 साल की, तो मैं उसको घंटों बैठकर कहानियां सुनाती थी। शायद हो सकता है इसी तरह से मैं लिखना सीखी हूँ।
क्योंकि उस टाइम पे मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, पर मैं उसको दुनिया भर की जो भी किस्से कहानियाँ होते थे, वो बना-बना कर सुनाती थी। और जब उस मुझे पता चलता था कि उसका पेट भर गया है, क्योंकि वो तो कहानियाँ सुनने में इतना तल्लीन हो जाती थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि उसका पेट भर चुका है। तो मैं कहती थी कहानी खत्म हो गई, अब अगली बार के कहानी में जो है तुम्हें कहानी सुनाई जाएगी। तो अगर बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएगी, उनके हाथ से स्मार्टफ़ोन हटाया जाएगा, तो वो ज़रूर सुनेंगे। अब ये देखा जा रहा है, अगर हम स्टीव जॉब्स का नाम लें या बिल गेट्स का नाम लें, उनको कौन नहीं जानता है। तो आज से 10 साल पहले अप्रैल 2010 में जब स्टीव जॉब्स ने आईपैड लॉन्च किया था, तो उन्होंने अपने बच्चों को इससे एक लंबे समय तक दूर रखा था और उन्होंने बताया था कि उनके बच्चों ने बहुत समय तक आईपैड का उपयोग ही नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि स्मार्टफ़ोन एक लत की तरह है और इसका विकृत रूप हमारे सामने पबजी और ब्लू व्हेल के रूप में आया है। हम देख रहे हैं इसको। इवन बिल गेट्स का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 14 साल तक, जब तक उनके बच्चे 14 साल के नहीं हो गए, तब तक उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। और यहाँ तक कि जब वे लोग खाना खाते हैं, तो उनकी टेबल पर सेल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन कभी नहीं होता है। अगर हम ज्ञान की बात करें, साहित्य की बात करें या फिर किताबों की बात करें, तो हमारे बच्चों को इस हिसाब से लाखों किताबें आज की तारीख में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अगर खरीद कर पढ़नी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी है। बस आप किताब का नाम सोचिए, लेखक का नाम सोचिए और किताब आपके घर तक, दरवाजे तक खुद ही पहुंच जाएगी। आपको कोई मेहनत या भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पर किताब खरीदने पर ही पैसे खर्च करने की जो मानसिकता होती है, वो मेरे समझ से परे है। आज जहाँ बाजार में नमक तक इतना महंगा हो गया है कि वो कहावत ही झूठी हो गई है कि नून तेल में रोटी लगा के खाओ और चैन से सो जाओ। तो अब तो नमक भी महंगा, आटा भी महंगा और तेल का तो पूछिए ही मत। तो हर सामान का जब अपना मूल्य है, व्यक्ति यूज कर रहा है, तो फिर पुस्तकों के मामले में बच्चों की किताबों के लिए ही सारा खर्चा अचानक कहाँ से दिखाई देने लगता है। छोटे छोटे बच्चों को भी आज की डेट में देखिए ये पता है कि ब्रांड क्या होता है। हम तो बचपन में किसी भी दुकान से कपड़े ले लिया करते थे, तब हमें ना ब्रांड पता था, ना कोई स्टाइल के बारे में पता था। इवन बचपन क्या, मुझे याद आता है कॉलेज तक और अभी तक मैंने कभी ब्रांड नहीं देखा। जब कपड़े अच्छे लगते हैं, कोई रंग पसंद आता है, क्वालिटी पसंद आती है, तो वो खरीद लिया गया। पर अब बच्चों को अगर आप बर्थडे गिफ्ट में टी शर्ट देंगे, तो वो बच्चा पक्का देखेगा कि उसकी ब्रांड क्या है, उसमें वो ढूंढते हैं। तो हमने अभी देखा अक्टूबर में, जो 16 अक्टूबर में सेल स्टार्ट हुई थी फ्लिपकार्ट की, तो 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फ्लिपकार्ट की जो सेल हुई थी, उसमें 3 दिन में ही 70 से अधिक विक्रेता करोड़पति और लगभग 10,000 विक्रेता लखपति बन गए थे। तो लोगों ने कितनी खरीदारी करी, कितना सामान मंगाया, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि पैरपोच जो होता है, उसको भी मंगाते वक्त कभी उसके पैसे नहीं देखे। पर जब किताब बच्चों की मंगाते हैं 50 रुपए की, 60 रुपए की या 80 रुपए की, तो 80 बार सोचने के बाद भी वो किताब छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। अगर हम पुस्तकें खरीदेंगे और बच्चों को देंगे, तभी तो वही बच्चे आगे बड़े होकर पुस्तकें खरीदेंगे। जब हम बच्चों के दिमाग में ये भर देंगे कि पुस्तकें खरीदने के लिए नहीं है, तो बच्चे पुस्तकें कहाँ से खरीदेंगे? वे तो हमारा ही अनुसरण करेंगे। अब आप देखिए, सालों से प्रकाशित हो रही और बच्चों के बीच में बेहद लोकप्रिय पुस्तकें, बाल पत्रिकाएं हमारी आंखों के सामने खत्म हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। सबसे बड़ा उदाहरण अभी लेटेस्ट का नंदन, कादम्बनी और नन्हे सम्राट है। अगर नंदन खरीदी जाती या कादम्बनी खरीद कर पढ़ी जाती, तो क्या ये पत्रिकाएं इस तरह से बंद हो सकती थी? हर उम्र के व्यक्ति को नंदन बंद होने का दुख हुआ। हर उम्र के व्यक्ति को कादम्बनी से जुड़ी हुई अपनी अनेक घटनाएं याद आई और सभी मन महसूस कर रह गए। तो आगे पत्रिकाएं बंद नहीं हो, आगे पुस्तकें चलती रहें, इसके लिए हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना होगा, कहकर नहीं, बल्कि उनके सामने पुस्तकें खरीद कर, उन्हें पुस्तकें देकर, ताकि वे भी पुस्तक खरीदें। अब हम बहुत सारी राइटिंग वर्कशॉप करवाते हैं, कई लोग करवाते हैं, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी कई लोग राइटिंग वर्कशॉप कराते हैं और बहुत अच्छे करवाते हैं।
तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम कहानी लिखना सीखो, और बच्चे बहुत शौक से सीखते भी हैं क्योंकि उन्हें कहानी लिखना पसंद है। सबको अच्छा लगता है अपना नाम प्रकाशित होते हुए देखकर किताबों में, सबको अच्छा लगता है, सब एक दूसरे को बताते हैं। तो लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को कहानियां लिखना पसंद है। पर अब आप ये बताइए कि जब वे कहानी लिखेंगे और कहानी को छपने के लिए भेजेंगे या प्रकाशित करने के लिए भेजेंगे, तो भेजेंगे कहाँ? क्योंकि उसके लिए तो पत्रिकाएं होना जरूरी है। अगर यही बच्चे जो कहानी लिखना सीखते हैं या कहानी लिखते हैं और या कहानियां पढ़ते हैं, तो आगे जाकर उन्हीं पुस्तकों में उनकी कहानियां प्रकाशित होती हैं और वे बहुत नामचीन लेखक बन सकते हैं, बन जाते हैं। साधारण सी बात है, खाना खाने से पहले उसे पकाना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम कहानी लिखें, कहानी पढ़ें और हमारी कहानी प्रकाशित हो, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो पत्रिकाएं बाजार में बिक रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, उनमें कम से कम अपनी पसंद की, अपनी रुचि की पत्रिकाओं को खरीदा जाए। बच्चों के विषय में मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि बचपन बहुत सारी चीजें सीखना चाहता है, जानना चाहता है, और अगर कोई बच्चा अच्छा गायक है या चित्रकार है, तो हम उसे लेखक बनने से ना रोकें, बागवानी करने से नहीं रोकें। हम उसे ये नहीं कहें कि अगर तुमने एक हॉबी क्लास ज्वाइन करी है, अगर तुम गाना सीखने जा रहे हो तो तुम डांस मत सीखो, या तुम डांस सीखने जा रहे हो तो तुम बैडमिंटन खेलना मत सीखो, और अगर तुम बैडमिंटन खेलने जा रहे हो तो बागवानी नहीं सीखो। क्योंकि ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चों को कई एक साथ कई चीजें करने में बहुत मजा आता है। मतलब उसकी इच्छा को एक परिधि में बांधा नहीं जाए और बांधना नहीं चाहिए। जैसे प्रेम को किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता है, भावनाओं को किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता है, विश्वास की कोई सीमा तय नहीं करी जा सकती है, उसी तरह से बच्चा भी ऑलराउंडर हो सकता है। वो एक साथ कई चीजें कर सकता है, कई क्षेत्रों में प्रतिभावान हो सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी इच्छाओं का, उसकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करें और उसे आगे बढ़ने में सहयोग करें। अगर कोई छोटा बच्चा है, आप ये देखिए, मुझे अपना बचपन याद आता है और मुझे लगता है जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबको ये बात याद है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते थे, अपने परिवार वालों के साथ में, तो क्या होता था कि सब लोगों को चाय दी और हमें नहीं दी और हमसे पूछा भी नहीं। तो वो जो था, वो जो अंकल या आंटी जो हमें नहीं पूछते थे या हमें नहीं देते थे, वो आज 40 साल होने पर, 35 साल होने पर भी हमें याद है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिली। हमें ये लगा कि यहाँ पे 15 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, सबको तो चाय मिली, हमें नहीं मिली। और जबकि उन्होंने इस बात को ध्यान भी नहीं दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा अरे इतने छोटा सा बच्चा है, कोई चाय पिएगा। पर हमें लगा हमारी मान सम्मान में कमी हो गई। तो बच्चों को हमें प्रॉपर मान सम्मान देना चाहिए। वो इस बात को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को एक बार ऐसे कुछ बोल देंगे तो वो भूल जाएगा, पर अगर आप किसी बच्चे को बहुत सीरियसली कोई बात कह देंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा, ना आपको भूलेगा ना आपकी बात को भूलेगा। आपका कहा हुआ एक वाक्य उसके लिए प्रेरणा बन सकता है। आपका कहा हुआ एक वाक्य उसको कहां से कहां ले जा सकता है। ये बात आप कभी नोटिस करके देखिएगा और बच्चों से पूछ कर देखिएगा। तो जब एक बच्चा बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, इसका मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर ये कार्यक्रम का समापन करूंगी। तो जैसे उदाहरण मैं आपको देना चाह रही थी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का। आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना भी होगा। वो भारत माता की आरती करते हैं, मतलब वो आशु कवि भी हैं। तुरंत कविताएं बनाते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कविता पहले नहीं लिखी, नहीं पढ़ी और ना ही बोली। वह बिल्कुल साधु बाबा जैसे रहते हैं और वो बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। देश विदेश में वो ढेर सारे शो कर चुके हैं, अमेरिका में करीब 57 शो वो कर चुके हैं। वो कविता बनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं और साथ में चित्र बनाते जाते हैं, मतलब साथ में पेंटिंग भी करते जाते हैं। अगर वह राम जी पर कोई कविता सुनाते हैं तो वह पलक झपकते ही राम जी का पूरा चित्र बना देंगे।
आपके सामने, पूरी ऑडियंस के सामने भारत माता की वंदना करेंगे तो भारत माता का चित्र बना देंगे। अगर भगत सिंह जी की कविता सुनाएंगे तो भगत सिंह का चित्र बनाएंगे। हनुमान जी की अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी को बना देंगे। चंद्रशेखर आजाद का चित्र बनाते हैं तो हूबहू चंद्रशेखर आजाद की पेंटिंग आपके सामने तैयार कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वह दोनों कलाओं में बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो निभाते हैं। तो एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों कलाओं को एक साथ एक्सप्रेस कर रहा है और बखूबी एक्सप्रेस कर रहा है। वह ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और उसके बाद भी आप देखिए कि वह कैसे खड़े खड़े तुरंत पेंटिंग करते जाते हैं और बीच में जब म्यूजिक का गैप होता है, दूसरा स्टैंजा शुरू होने से पहले, उतनी ही देर में वो अपना चित्र पूरा करते जाते हैं। गूगल पर उनके बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें, मेरा अर्थ ये था उनके बारे में मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया कि हमें हमारे बच्चों के बचपन को जितनी ऊंचाई हम दे सकते हैं हमें देनी है, ताकि वह उन्मुक्त गगन में पक्षी की तरह अपने पंख पसार सके और कल को ये ना कहें कि हमें जो है हमारे मम्मी पापा ने इस चीज के लिए रोका या उस चीज के लिए रोका। हमें अपने बच्चों को, अगर कोई बच्चा गाना गाना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा शुरुआत में ही अच्छा गाने लगेगा। कई बार बच्चा बहुत समय के बाद कोई चीज सीखता है और ऐसा सीखता है कि पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, पूरी तरह से उसमें रम जाता है। तो इसीलिए बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, वो तुरंत कविता बनाते हैं, तुरंत पेंटिंग करते हैं, तुरंत चित्रकारी करते हैं, साथ में गाते हैं और ये एक देखा जाए तो अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। और इसी तरह से उनकी प्रेरणा पाते हुए हो सकता है कि हमारे बच्चे भी एक साथ कई क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करें, कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे फिर मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी, अपनी बात रखूंगी। नमस्कार।